चलिए, नमस्कार सबको। आज सेट नंबर 81 81 सेट नंबर का हम सब करेंगे डिस्कशन और उम्मीद करते हैं कि अब आपका जो लगातार लगे हुए हैं, बहुत सारे छात्र इसमें ऐसे होंगे जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से लगे। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे होंगे, फिर भी टेस्ट दे रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका टेस्ट अब थोड़ा अच्छा जाता होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, आपको गलत कथन चुनना। क्लियर है? उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या कह सकते हैं सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति को ही बनाया जाता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ये बात जो है ये अमेरिका से लिया गया है। अगर कभी आपके एग्जाम में पूछ दे ये बात कहां से लिया गया है, यह अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है हमें गलत चुनना है, ये सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। गलत हो गया, यही गलत है भाई। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो उसके जगह पे कोई व्यक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति ही काम को करते हैं। इसलिए ये हमारा गलत हो गया और गलत वाला ही ढूंढना था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा सही। तीसरा पढ़ लेते हैं। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कोई व्यक्ति एक ही पद पे रहेगा ना, इसलिए ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहले सदस्य कौन होते हैं इसको देखते हैं। लोकसभा के लोक संसद के दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब हुआ लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मनोनीत वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं मनोनीत सदस्य। और कौन होते हैं? विधानमंडल के विधायक होते हैं, विधान पारिषद नहीं होते, विधायक भाग लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि नहीं पूछा था, गलत पूछा था, नहीं मतलब गलत, यही वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि भारत के सारे राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 6 राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। पंचायती राज्य त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रकाष्ठा को सामने लाया था, जिसमें से प्रथम स्तरीय को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। प्राथमिक भाग आपसे पूछा है तो प्राथमिक स्तरीय को हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। हर 7,000 की आबादी पर, कितने आबादी पर प्यारे? तो 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। पंचायत समिति को दूसरा दूसरा भाग कहा जाता है, दूसरा भाग कहा जाता है और इनकी चयन की जो प्रोसेस है वो 5K यानी कि 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति होता है। और तीसरा जो भाग है वो जिला परिषद को कहा जाता है और इनका चुनाव 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का किया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्राथमिक भाग कौन सा है तो ग्राम पंचायत, इसका आंसर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बयान रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखो, जब बेरूबारी मुकदमा हुआ था, इसमें शुरुआती तौर पे बेरूबारी मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जैसे ही गोलकनाथ मुकदमा और केशवानंद भारती मुकदमा होता है, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है उस संविधान का भाग है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इस पे समझना होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। शुरुआत में न्यायालय ने भी मानने से इनकार कर दिया था, वह था बेरूबारी मुकदमा, लेकिन बाद में कहा कि नहीं,
संविधान के मूल ढांचे को नहीं चेंज किया जा सकता और प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है। चलिए आपको मैच कराने वाला प्रश्न आपके सामने आया है। चलिए मैच कराते हैं। एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है और एक तरफ उसके पॉइंट दिए हुए हैं, आपको चुनना है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ए का हो जाएगा 1। ए का क्या हो जाएगा 1, यानी कि सामने सामने दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इसका भी सामने ही दिया हुआ है। अनुच्छेद 155 में कहा जाता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सामने दिया हुआ है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की जाती है, ये भी हमारा सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन में 4 पॉइंट था जबकि आंसर में हमारा 5 पॉइंट था, और संयोग कह सकते हैं इसमें आंसर जो आया है बिल्कुल सामने सामने आया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो ऐसे ऐसे ही आए। कभी कभी होता है कि बना बनाया सामने सामने ही रहता है, इसलिए इसका आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस कंडीशन में हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी अगर संसदीय समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो यह है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के संबंध में कथन सत्य है। अब सारे पॉइंट को हमें पढ़ना होगा और देखना होगा कौन सा कथन सत्य है। पहले पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संतुतियां हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संतुतियां। ये कहना गलत है भाई साहब। मौलिक अधिकार जो है ये भी एक प्रकार की विधिक संतुति ही है। बस फर्क इतना है कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये वाला हमारा पॉइंट गलत हो गया। मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत कल्याण का नहीं। गलत हो गया। देखो, नीति निर्देशक तत्व जो होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, ना कि व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है। ये भी हमारा पॉइंट गलत हो गया। मौलिक अधिकार न्याय संगत होता है। अभी हमने बताया ना कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर आप न्यायालय, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत है। वही बात आ गया, मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय में जाएंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर हम न्यायालय। ये हमारा पॉइंट अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपको डीपली नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले बटन को लाइक करेंगे भाई। कक्षा देने में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है, तो अगर मेरे से कुछ उल्टा पलटा थोड़ा सा पढ़ाने में अगर अनबैलेंस भी हो जाऊं तो आपको संभालना है, क्योंकि दिन भर मेरे को फीवर रहा है और शायद कल क्लास ऑफलाइन क्लास के ड्यूरेशन में मेरे बॉडी से बहुत पसीना निकल गया था। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कह सकते हैं। भर आज मेरी तबीयत सही नहीं, कसम। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका गुरु दक्षिणा हम तक पहुंचना चाहिए लाइक के रूप में। प्यारे क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबसे पहले ये समझेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किस आर्टिकल में। इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद अनुच्छेद 148 में किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा प्यारे, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। के साथ जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर है? इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। क्लियर है प्यारे? निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है? तो इसमें से श्री मनमोहन सिंह। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री रहे हैं, लोकसभा का नेता तो रहेंगे ही ना। देखिए आपको बताते हैं, अलग बात है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ये राज्यसभा से चुन करके गए थे। प्रधानमंत्री बनने के 2 रास्ते हैं,
लोकसभा से भी जा सकते हैं, राज्यसभा से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन का जो हमारा डिमांड था उसके हिसाब से हम का जवाब देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी रहे हैं, लेकिन श्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की 10वां का सी। बहुत सारे लोग जवाब देना स्टार्ट भी कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की कैसी संरचना है? तो भैया संघीय संरचना। तो भी ऑप्शन दिया है ना, आपको सुटेबल वर्ड एक संघीय, क्या ढूंढना है प्यारे? संघीय व्यवस्था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित? तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल याद होगा आपको, ये है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें आ गया है। क्लियर है? और अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 22 क्या है? 22 में कहा जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर के, जब भी आपको गिरफ्तारी होगा तो गिरफ्तारी से लेकर के उसमें संरक्षण दिया जाता है 22। तो अब ये वाला बहुत पॉपुलर भी है, इसको याद रखिएगा। अब इसी में क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि अपने पसंद का विवाह आप कर सकते हैं। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 21 में ही की गई। संविधान के अनुच्छेद 352, अब देखो 352 क्या है? आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल की चर्चा जो है वो भाग 18 में किया गया है। और आपातकाल की अगर हम बात करेंगे तो यह जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। आज तक भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। एक बार जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, एक बार जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, और एक बार जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 1975 में आंतरिक कलह के आधार पर भी आपातकाल लगा था। लेकिन भारत में बाद में क्या हुआ? संसद में प्रावधान लाया गया कि आंतरिक कलह के आधार पर अब कभी भी देश में आपातकाल नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो उसको कहते हैं जीवन का अधिकार। यानी कि जीवन का अधिकार को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बोलने का अधिकार, समता का अधिकार खत्म किया जा सकता है क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है। भाषण भी नहीं देना है, अभिव्यक्ति की आजादी भी हो सकता है, आप युद्ध चल रहा है किसी देश के साथ, तो आप घर में रहो, बाहर मत निकलो, पर जिंदगी जीने का अधिकार है। आपातकाल के दौरान भी ये जीवन का अधिकार जो है वो खत्म नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार के माध्यम होते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के एक संचार के माध्यम के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री को। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? डीपली क्वेश्चन पूछा। और हम आपसे आग्रह करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे, इसको आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि कारण क्या है? ऐसे प्रश्न को प्रायः हमें याद रखना, क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? डायरेक्ट आपसे पूछा है, ये बात किस आर्टिकल में है? तो ये बात जो है आर्टिकल 87 में है, इसको याद रखना होगा। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं
और ये याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रतिदिन के टेस्ट में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो याद रखना ही चाहिए हमको। मेहनत करने का मतलब क्या होता है? टेस्ट आए, देखें और हो गया, ऐसे कभी भी आप इंक्रीज। तो आज इसको याद रखेंगे कि भैया 87 आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। बात को याद रखना। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये राज्य सूची। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची जो है इसकी चर्चा अनुसूची 7 में है। और राज्य सूची की अगर आप बात करेंगे तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन इसमें से 5 विषय हटा करके और समवर्ती सूची में डाला गया, तब से इसमें इसमें 61 विषय ही रह गए हैं। इसमें बहुत सारे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि कृषि, है ना, भूमि सुधार, ये सब किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, न्याय, है ना, स्वच्छता, सिंचाई, पंचायती राज्य व्यवस्था, है ना, मनोरंजन, ये सब जो आता है ना, ये सब राज्य सूची का ही विषय है। तो आज आपसे जन स्वास्थ्य के बारे में या स्वच्छता के बारे में पूछा है, कल हो सकता है कि इसके जगह पर कृषि डाल दे, भूमि सुधार डाल दे, लोक स्वास्थ्य डाल दे, पुलिस, जेल, न्याय, स्वच्छता, सिंचाई, पंचायती राज व्यवस्था और मनोरंजन, कुछ भी डाल सकता है। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, पहला ही कथन सही है। क्लियर है? राज्यसभा संसद का निम्न सदन होता है, ये गलत है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। आपको बता दें, यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, गलत है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें विधायक भाग लेते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। बात को याद रखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सिंपली याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, भारत के सेवानिवृत्त जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो भारत के सेवानिवृत्त, मतलब सेवा से जो हट गए हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए, नीति आयोग से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा है। ये वही नीति आयोग है जिसको हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? हम 2 दिन पहले बताए हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 2 दिन पहले हम बताए हैं। चलिए, कमेंट में हम आपसे जवाब चाहेंगे, योजना आयोग का जो गठन है कब हुआ था? क्योंकि हम ये बात नहीं, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हम पूछ रहे हैं योजना आयोग का गठन, नीति आयोग नहीं। और ये बात हम आपको 2 दिन पहले बताए हैं क्लास के अंदर। ठीक है आशुतोष जी, वो नीति आयोग के लिए आपने सही बताया है। आपको प्यारे बताना है योजना आयोग के बारे में। 1952, पूरा डेट बताओ ना प्यारे। 52 तो नहीं है, 2 दिन पहले जबकि हमने पूरा महीना वाला डेट भी आपको बताना है। चलिए आप बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछ रहा है, मतलब गलत है। कौन सा गलत है? चलिए पढ़ते हैं। नीति का तात्पर्य होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
तो नीति का फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल, आई से होता है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल सही है, ये तो सही है, पर हमको गलत ढूंढना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी, यही गलत है। गलत ढूंढना था, गलत वाला ही हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इसका स्थापना 1 जनवरी 2016 को नहीं बल्कि 2015 को हुआ था। इसको यह भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे थिंक टैंक कहा जाता है, और उसमें आपको योजना आयोग पर टिक लगाना होगा, या नीति आयोग ऑप्शन में दिया रहेगा तो उस पर टिक लगाना होगा। बिल्कुल, आरके भी ब्लॉक सही जवाब दे रहे हैं। नीरज कुमार का भी सही जवाब है। 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च 1950 को। कुछ लोग 1951 कह रहे हैं, 1952 कह रहे हैं, तो गलत है। क्लियर है प्यारे? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है नहीं, गलत, यही नहीं है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। वर्तमान पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार होता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया, और कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 300 क में इसको डाल दिया गया। आप कह सकते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में, यानी कि 300 ए भी कह सकते हैं या 300 क में कह सकते हैं, जोड़ दिया गया है। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो ये जो आ जाता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तीसरा मौलिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद नंबर 24 में आपको पढ़ना है यही बात कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य पर नहीं रख सकते। अगर किसी भी 14 वर्ष के बच्चे को नौकर के रूप में अगर आप घर में, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में रखते हैं, तो संबंधित व्यक्ति को 2 साल की जेल या 50,000 का जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा? इसकी सजा क्या होगी? अगर पकड़ा जाता है संबंधित व्यक्ति तो 2 वर्ष का जेल होता है और 50,000 का जुर्माना होता है। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ये तो इसके बारे में पूरा डिटेल हमने बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो डेट याद रखिएगा, 10 अक्टूबर 2009 से। क्लियर है? 10 अक्टूबर 2000 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए। हमको याद है अभी तक 80 सेट हम बनवा दिए हैं। अभी तक में 80 सेट में लगभग 3200 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अभी तक में एक क्वेश्चन पहली बार आया है। एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए नया हो सकता है, बहुत लोग जानते भी हैं क्वेश्चन का जवाब। और क्वारम नहीं, नहीं, नहीं। देखो, बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं। नई लोकसभा निर्वाचित होने के बाद, मान लो कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ नया नया,
वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो लैम डक कहते हैं। कोरम अलग चीज होता है। कोरम का मतलब होता है कि लोकसभा का बैठक होने के लिए एक 10वां भाग होना चाहिए, उसको कोरम कहते हैं या गणपूर्ति कहते हैं। लेम डेक एकदम नया क्वेश्चन है आपके लिए और हम कहेंगे इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको जी हाँ। क्लियर है? भारत के संचित निधि से, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में किया गया है, कहता है कि भारत के संचित निधि से फल निकालने के लिए निम्नलिखित में से इसका अनुमोदन अनिवार्य है। आकस्मिक निधि की जब हम बात करते हैं 267 में, तो राष्ट्रपति का इसमें परमिशन चाहिए होता है, लेकिन संचित निधि से धन अगर निकालना है तो आपको भारत के संसद की अनुमति लेनी। किसकी अनुमति लेनी होती है? तो भारत के संसद की अनुमति होती है प्यारे। आइए आपके सामने मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और मिलान करने वाला क्वेश्चन की बात हम करें तो चलिए, बिल्कुल सब लोग सही बोल रहे हैं। चलिए मिलान करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो एक तरफ क्या है ना, राजनीतिक दल है। अच्छा एक बात और आपको बताते हैं, ज्यादा नहीं है, जब भी इस क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लेना है कॉपी में, क्योंकि राजनीतिक दल वही 5-6 को क्वेश्चन राजनीतिक दल से है और वही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि सीपीआई का गठन कब हुआ था, तो सीपीआई का गठन हुआ था 1920। तो ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा। चलो बी की बात करते हैं। सीपीएम का गठन कब हुआ? तो सीपीएम का गठन हुआ 1964 में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आईएससी की बात। एआईएडीएम का गठन कब हुआ? इस सबको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1972 में, रटना नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार समझते चलना है। और डी तेलुगु देशम का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ, सामने ही दिया हुआ है, 1982 में। तो ऑप्शन नंबर 4 मिलान में 4 आएगा, तो ऑप्शन मिलाते हैं। दो दो कहाँ स्टार्ट हो रहा है? पहला ऑप्शन में 2 आ गया, इसके बाद 3 है, 1 है, 1 भी है, 4 है, 4 भी है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे प्रश्न आप कहोगे सर बनेगा कैसे? तो भाई याद रखना है कुछ बात को, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं और हम बार बार कहते हैं कि चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आप प्रश्न को बना पाइएगा, अदरवाइज आपसे नहीं। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो प्रथम उपराज्यपाल अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन उपराज्यपाल की जगह पे आपसे राज्यपाल भी पूछा जा सकता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। अगर प्रथम राज्यपाल आपसे पूछता है तो श्री भगवान सहाय याद रखिएगा। क्या नाम था इसका? श्री भगवान सहाय। हालांकि ऐसा उम्मीद कम जताया जाता है कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछे, लेकिन पूछेगा फिर भी तो आपको याद रखना होगा। क्लियर है? याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? देखो आपातकाल की बात कर रहा है। अगर आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं और यहां पे राज्य विधानसभा एक वर्ड जोड़ दिया, अगर यहां पे आपातकाल के साथ राज्य विधानसभा ना होता और यहां पे केंद्र सरकार हो जाता, देश पूरे देश की बात करता, तो अवधि बढ़ाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जब आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाने की बात करेगा तो अनुशंसा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पावर किसके पास आ जाता है? राज्यपाल के द्वारा हो जाता है। बड़ा छोटा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना सीधे राष्ट्रपति में टिक लगा देते हैं। लेकिन आपको यह भी देखना होगा, यहाँ पे संसद मतलब संसद नहीं कह रहा है, राज्य विधानमंडल का, तो पावर किसके पास हो जाएगा? पावर राज्य के राज्यपाल के पास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक का मतलब होता है जिसकी चर्चा संविधान में किया गया हो। बहुत सारे ऐसे निकाय हैं हमारे देश में जिसकी चर्चा संविधान लिखने के दौरान नहीं किया गया था, उसको बाद में जोड़ा गया, उसको हम गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब ऐसा नहीं
कि उसका पालन नहीं किया जाता है, मतलब ये होता है कि संविधान में उसकी चर्चा शुरू में नहीं की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये बाद में बना, इसलिए इसको हम संवैधानिक नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये शुरू से ही था, इसलिए हम इसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी बाद में बनी। ये बात आपको समझना होगा, ऑप्शन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी जो मेन ओरिजिन है उस संसद या संविधान के निर्माण के समय हुआ था। इसको भी याद रखना, समझते चलना है इसको। तो चलिए दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ये भी बाद में बना। तो इस बात को याद रखना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 2 होगा। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, पहले ये समझते हैं। 2 दिन पहले एक जैसा कल भी चर्चा हम किए थे। दिनेश गोस्वामी समिति क्या है? तारकेंडे समिति हो गया, दिनेश गोस्वामी समिति हो गया, ये सब क्या है? ये सब है चुनाव सुधार समिति। चुनाव सुधार समिति से संबंधित है, पहले इसकी ओरिजिन को समझेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी? राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग का गठन नहीं। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की बात दिनेश गोस्वामी के द्वारा नहीं किया गया। लोकसभा के चुनाव के लिए सूचीपत्ति भी नहीं किया गया। ये किया गया लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन, ये जो वर्ड है, देखो बहुत सारी समितियां हैं जो चुनाव सुधार से संबंधित है, और हर समिति ने चुनाव से संबंधित कुछ कुछ बातें भी कही है। उसी में से एक दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार के दरमियान में अपना जो मोटो या अपना जो मुद्दा या अपना पॉइंट कह सकते हैं रखा, क्या रखा? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि। तो ये अब आपको सीखने की जरूरत है कि ठीक है, चुनाव सुधार समितियां हैं, बहुत सारी समितियां हैं, उस समिति में से दिनेश गोस्वामी का सोच क्या था? चुनाव सुधार में उनका सोच क्या था? उनका सोच था लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके संदर्भ में करना है, भारत के संदर्भ में करना। चलिए पढ़ते हैं। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल। गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर न्यायिक हिरासत में रहता है तो वो पुलिस स्टेशन में नहीं होता बल्कि जेल में होता। उल्टा कह दिया, पुलिस स्टेशन के हवालात में नहीं रखा जाता है बल्कि जेल में रखा जाता है, लेकिन कह दिया है कि उल्टा इसने कह दिया है। भाई साहब, अगर आपको न्यायिक, देखो न्यायिक हिरासत में कैसे होता है, कोई व्यक्ति, जैसे आपने किसी कांड को अंजाम दिया, आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, वो अपने पुलिस स्टेशन में 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकती है। 24 घंटा में आपका चालान कटेगा और आप दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। उसको हम कहते हैं न्यायिक हिरासत। यानी कि आप पुलिस स्टेशन में नहीं रखे जाएंगे, आप कहाँ रखे जाएंगे? जेल में जाएंगे। जो भी आप पे आरोप लगेगा उसके बाद आपको जेल भेज दिया। गलत हो गया। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, जब तक पुलिस के कब्जे में आप थे तब तक कुछ भी पुलिस आपसे पूछ सकता है, लेकिन जैसे ही आप न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं, पुलिस आपसे कोई भी बात नहीं पूछेगा। पुलिस आपसे कुछ भी अगर पूछना चाहता है तो उससे पहले उसको न्यायाधीश का या उस न्यायालय से संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन का नहीं पूछ सकते हैं आपसे। ये पॉइंट जो है फुल पॉइंट है, तो इसका बी आंसर होगा केवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर करता है। वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका, अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन, देखो पढ़ने के बाद आसान लगेगा। देखो, एक कॉलेज का विद्यार्थी है। कॉलेज का विद्यार्थी मतलब आप हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो,
आप जब कॉलेज में पढ़ते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका उम्र जो है 18 साल से ज्यादा हो रहा होगा, तभी आप कॉलेज में जाते हैं। आपको चुनाव लड़ना है अपने नगर परिषद में, जहां भी आपका घर है नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके लिए उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करता है कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करे। कोई जरूरी नहीं है भाई, हमको चुनाव लड़ना है तो हमको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस एज को पार कर चुके हैं जो भारत के संविधान में कहा गया है कि आप इतना उम्र के बाद चुनाव लड़, किसी की आप अपने पिताजी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारे एक भाई ने, छोटे भाई ने फोन किया कि यहाँ से बीजेपी को आप ज्वाइन कर लो, मोबाइल से ही सारा हो जाता है, हम एक ओटीपी भेज रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी। हमने शुरू में ओटीपी तो बता दिया, फिर मैंने तुरंत उसको बैक कॉल किया। मैंने बोला यार मेरे को किसी भी पार्टी में नहीं जुड़ना, या तो मैं बीजेपी के लिए हूं, किसी भी, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं और कौन जानता है कल हमको किसके विरोध में बोलना पड़ जाए, इसीलिए हमने तत्पश्चात कहा कि नहीं भाई हमको बीजेपी में नहीं जुड़ना, ना तो कांग्रेस में जुड़ना है ना तो बीजेपी में। छोटा भाई बोला, बेचारा थोड़ा सा मायूस हो गया, तो हम बोले कि नहीं, किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ना। तो याद रखना है कि जब आपको चुनाव लड़ना, हाँ मेन बात क्या है, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अब भाई साहब आपका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है तो चुनाव लड़िएगा कैसे? मेन पॉइंट तो ये हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की बात करते हैं, 31 की बात करते हैं। बिल्कुल सब लोग का सही जवाब आ रहा है। चलिए 31 की बात करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा? अब ये राज्यपाल राजस्थान से संबंधित मामला है, तो क्या होगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ठीक है, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। बिल्कुल, प्रश्न समझें, इस प्रश्न को आप समझें, नहीं समझे मैं समझा। एक राजस्थान विधानसभा का उदाहरण दिया है, क्लियर है? राजस्थान विधानसभा का क्या उदाहरण दिया है, पढ़ते हैं प्रश्न को, समझाते हैं कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी राज्य में अगर वहां का विधानमंडल कोई भी विधेयक पास करेगा तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बनेगा। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर कानून बनता है, वैसे राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर पर बनता है। किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश से, राज्यपाल की सिफारिश लिया ही नहीं, अनुमति लिया ही नहीं, उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। समझ रहे हो? पारित भी कर दिया गया और तब राज्यपाल को भेज दिया। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम जो है अविधि मान्य नहीं होगा। अब देखो क्या है, अब जब प्रस्ताव को पारित ही कर दिया गया, लेकिन नियम यह होता है कि जब तक राज्यपाल सहमति नहीं देगा तब तक कानून बनेगा नहीं। लेकिन राजस्थान में केस क्या हुआ कि वहां के विधानमंडल ने क्या किया कि प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब जब पारित तो हो गया, रूल के अगेंस्ट पारित हो गया, तो अब उसमें राज्यपाल की कुछ चलेगी नहीं। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। यही आपका पॉइंट सही। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, ये हमारा पॉइंट गलत है। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देता है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो क्वेश्चन है, राज्यपाल रहता है। लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है? लेखा अनुमोदन
और अंतरिम बजट के बीच में आपसे अंतर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अंतर देखते हैं और कथन सही कौन सा है ये भी हमको चुन। चलिए, अस्थाई सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। गलत है। कार्यवाहक सरकार होता ही नहीं, पहला दिमाग में डालना है। अस्थाई सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के, ऐसा कहना गलत है। कार्यवाहक सरकार का मतलब यह हुआ, जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति आप सुने हैं, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करता है। तो जब कार्यवाहक सरकार होता है तो उसमें कार्यवाहक सरकार अगर हो भी आने वाले समय में, अंतरिम बजट उस जो अस्थाई सरकार होता है वही अंतरिम बजट पे काम करता है, तो ये गलत हो गया। लेखानुमोदन सरकार के बजट के खर्च मात्र से संबंधित होता है जबकि अंतरिम बजट खर्च और कहां से पैसा आएगा से संबंधित होता है। पॉइंट सही। अब इससे एक चीज सीखने को आपको मिलेगा कि भाई लेखानुमोदन में क्या होता है, तो लेखा और अंतरिम बजट किसको कहते हैं। तो लेखानुमोदन का मतलब होता है कि सरकार के बजट में जो खर्च होते हैं उसको दिखाया जाता है, तो लेखानुमोदन। लेकिन जिसमें खर्च भी दिखाया गया हो और कहां से पैसा खर्च हुआ और कहां से आया, माने खर्च करना और इनकम, जहां दोनों को दिखाया जाता है वो अंतरिम बजट। ये पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लेखानुमोदन किसे कहते हैं और अंतरिम बजट किसे। इसका सिर्फ ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। अब एक आर्टिकल आपको याद रखना है भैया, 74 में क्या आर्टिकल है, तो 74 में किसके दायित्व की बात किया गया है, तो प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, अनुच्छेद 78 में एक दायित्व की बात किया गया है और किसके दायित्व की बात की गई है, तो प्रधानमंत्री के दायित्व की बात की गई। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता, जनता का संघर्ष माना जाता है, उपनिवेशों की स्वतंत्रता भी माना जाता है, लेकिन विदेशी शासक का आक्रमण, क्या अगर हम पर कोई विदेशी शासक आक्रमण कर देगा तो क्या हमारे लोकतंत्र के विस्तार में सहायक होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति की सही शक्ति है, क्लियर है, राष्ट्रपति की सही शक्ति आपको चुनना है। पढ़ते हैं ऑप्शन को। अपनी पसंद के अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है, जीते हुए दल का जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि किसी। ये गलत हो गया। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहते हुए भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, गलत बात है। राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्त कर सकता है, हटा नहीं सकता है। और वो भी राष्ट्रपति किसको नियुक्त किए करेगा, जीते हुए दल का जो मुखिया होता है उसी। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है, या दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए अपने पास रख सकता है। ऑप्शन नंबर। इनमें कौन मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, ठीक है, नहीं माना जा सकता है। मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, मतलब आपको प्यारे इसमें गलत ढूंढ। चलिए, धार्मिक संस्थाओं द्वारा विद्यालय का संचालन, गलत नहीं माना जा सकता है, ये तो गलत है। किसी भी धार्मिक संस्थान में या किसी भी विद्यालय में या धार्मिक संस्थाओं द्वारा, एक मिनट, इनमें कौन मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, ये माना जा सकता है, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं द्वारा विद्यालय का संचालन किया जा सकता है। जैसे मदरसा, मदरसा का नाम सुने होंगे, गुरुकुल। हिंदू धर्म अपना गुरुकुल चला सकता है और मुस्लिम धर्म जो है या मुस्लिम समुदाय जो है वो मदरसा चला सकते हैं। तो मजदूरी करने के लिए एक राज्य के निवासी का भारत के दूसरे राज्य में जाना, ये भी माना जाता है, ये सही है, ये मौलिक अधिकार में ही आता है।
बच्चे को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होना ये नहीं माना जाएगा। जरूरी नहीं है, मौलिक अधिकार ये नहीं कहता है, समाज का एक प्रकाष्ठा बना हुआ है कि माता पिता के संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता है, पर मौलिक अधिकार ये नहीं कहता। यही हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। ब्रिटेन में प्रारंभ में मताधिकार किन्हें प्रदान किया गया था? केवल पुरुषों को नहीं, केवल स्त्रियों को नहीं, दोनों को किया गया था। और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1919 के अधिनियम के तहत मिला था, लेकिन सारे महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में नहीं। तो ये ब्रिटेन के बारे में पूछ रहा है, तो शुरुआती दौर में ही चूंकि ब्रिटेन डेवलप हुआ करता था, वहां पुरुष और महिलाओं दोनों को वोट देने का अधिकार था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस संगठन की प्रारंभिक मांग का परिणाम है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो आया था, वो कह रहा है कि आखिर उस कौन सा ऐसा संगठन था जिसने सबसे पहले प्रारंभिक मांग किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वो था मजदूर किसान संघ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग सूचना का अधिकार पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे जहन में होता है कि आखिर वैसे शुरुआत कैसे हुआ होगा। सूचना का अधिकार का मांग सबसे पहले किस संगठन ने उठाया था? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने उठाया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? मतलब ग्राम कचहरी किसी को दंडित करेगा, जो भी उसके दायरे में आया, तो कितना करेगा? तो ग्राम कचहरी अधिकतम 1,000 रुपए जुर्माना लगा सकता है। याद रखिए, ये सब याद रखना है। अधिकतम कितना प्यारे? 1,000। तो अच्छा लगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा, तो गुरु दक्षिणा जरूर देना है, क्योंकि आप भी मेरे जगह पर टीचर बन के जाने वाले। तो लाइक जरूर करेंगे। सुनील कहते हैं कि आज मेरा 30 सही हुआ है। बहुत अच्छा सुनील, अगर 40 में 30 क्वेश्चन आप सही करते हैं, तो आज जो भी 10 क्वेश्चन आपसे छूटा, जो आपने गलत किया, उसको याद रखना है प्यारे। ठीक, तो याद रखना है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं, आप लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, उस बस मेरा यही होता है कि यार कितने बच्चों ने लाइक किया। अब कह के लाइक करवाना पड़ता है, टेक्निकल जमाना आ गया। चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद सबको।